जो जेफ बेजोस के राइट हैंड मैन हैं, ही रोट द फर्स्ट चेक। वाह, कि यार इंडिया का फार्मर सुसाइड कर रहा है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। श्योर हो सकता है, बट ग्राउंड लेवल पे हम तो जाके देखे नहीं है। तो आप तो ग्राउंड लेवल के, अब तो मिट्टी वाले हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो अब आप बताइए कि इंडिया का एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्या है? एक बहुत ही सीनियर एग्रीकल्चर ब्यूरोक्रेट के साथ बैठा हुआ था। हमारे सिस्टम में वो भी डेटा हैं ऐसे गांव के जो गांव एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है? ये जो नया रूल आया था और ये बार बार लोग धरने पे आ जाते हैं, दिल्ली में अटैक कर लेता है, व्हाट इज द रियल रीजन? आज मुझे एग्रीकल्चर में एआई का एप्लीकेशन का एक बेसिक वो दिखा है कि वाह, एमएसपी पे मैं आपको ओपिनियन नहीं लूंगा बिकॉज वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। दोस्तों, शाहरुख खान की एक मूवी है, वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, स्वदेश, आपने देखी होगी। हाँ, आपको भी अच्छी लगी थी क्या? एक्चुअली मूवी हिट नहीं हुई थी, बट आई थिंक बाद में ना जब लोगों ने इस मूवी को और गहराइयों से देखा तब समझ में आया कि क्या ज़बरदस्त एक्टिंग और ज़बरदस्त स्टोरी थी। उसमें एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी कि एक बंदा जो यूएस में सेटल है, नासा के अंदर में अच्छा काम कर रहा है, उसको इंडिया कॉलिंग हो जाती है कि चलो इंडिया चलो और इम्पैक्ट कुछ क्रिएट करो, कुछ चेंज क्रिएट करो। बिकॉज खुद के लिए तो बहुत लोग जीते हैं, दूसरों के लिए कितने लोग जीते हैं। ये बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी था और ये हमेशा हम जैसे लोगों को इंस्पायर किया है। तो आज की जो H2O सीरीज़ का वीडियो है ना, आपको पता ना, H2O पॉडकास्ट सीरीज़ जो मैं करता हूँ उनके साथ में जो मुझे इंस्पायर करते हैं किसी तरीके से, तो आज के जो H2O सीरीज़ है उसके अंदर में मेरे एक मित्र आए हैं, वो चंडीगढ़ से हैं। एक्चुअली वो यूएस में थे काफ़ी साल तक और इंडिया में एग्रीकल्चर इकोनॉमी, फार्मर, इनकी लाइफ के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो मज़ा आएगा आपको इनके बारे में जान के, इनसे इंस्पिरेशन लेके, और इंडिया का जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है ना, इसके बारे में भी बहुत लर्निंग मिलने वाली है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो वेलकम करते हैं मेरे मित्र चंडीगढ़ से आए रुचिर गर्ग जी को। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू कलकत्ता आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वैसे कलकत्ता में जो फार्मर लोग हैं, हाँ जी, उनका भी सोचिए थोड़ा। सोच रहे हैं, डेफिनेटली सोच रहे हैं। हाँ, लवली। सो रुचिर, मैं आपको जाना पहचाना, हम लोग साथ में कान्हा नेशनल पार्क में मिले, वहाँ पर एक रिट्रीट में हम लोग दोनों साथ में थे। तो वो रिट्रीट का मतलब यही था कि एक दूसरे से इंस्पायर हो जाओ। तो यू बिकेम वन ऑफ माय इंस्पिरेशंस। ऑसम, आई एम गेटिंग इंस्पायर्ड। आपसे इंस्पायर हो रहा हूँ कि कितना मधुर बोलते हैं। बहुत मतलब मज़ा आने वाला है। ऑफकोर्स, मधुर तो क्या है, देखिए जितने लोग सुनते हैं ना, उनका कमेंट इतना प्यारा होता है कि आप और मधुर होते जाते हैं और प्यारे होते जाते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ सोशल मीडिया। सो रुचिर, आपके बारे में जानेंगे। नॉट मैनी पीपल नो यू अनफॉर्चुनेटली, बट दिस वीडियो शुड बी द वन विच शुड इंट्रोड्यूस यू टू द होल कंट्री। हाँ, तो आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में एकदम जितना पीछे चल सके, जितने क्लास 10, क्लास 11, जहाँ तक आप जा सके वहाँ से लेके चलिए। फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद में हम लोग दोस्तों इंडिया का जो एग्रीकल्चर मार्केट है ना, पूरा इकोनॉमी, इसके बारे में रुचिर से डेटा लेंगे बिकॉज ही इज़ फुल ऑफ डेटा। बहुत पढ़े लिखे हैं, इनको काफ़ी कुछ पता है। और उसके बाद में ये जो काम कर रहे हैं वो इट्स अ रियल चेंज एजेंट। तो आपको इनके बारे में पता लगेगा और थर्ड सेगमेंट पे हम लेके चलेंगे। तो पहला आपके बारे में। तो जन्म एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ और मेरे पिताजी जो हैं रेलवे में काम करते थे और पढ़ाई की, मास्टर्स कर लिया और माइक्रोसॉफ्ट में सेलेक्ट हो गए। तो हैदराबाद में मैं पहला व्यक्ति था जो गेमिंग डिवीज़न में वहाँ पे मुझे बुलाया गया। अच्छा। और उनको बहुत काम पसंद आया तो फिर वो मुझे अमेरिका ले गए। उससे पहले अमेरिका को कोई सपना नहीं था, हमें कभी ऐसा ख्वाब नहीं था कि अमेरिका जाना है। तो वो अपॉर्चुनिटी मिली तो हम अमेरिका चले गए, जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स आपने सुने होंगे जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम जिन्होंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। तो पूरी दुनिया जो है मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट, या मैं इस टीम का पार्ट था जो पूरी दुनिया उसको यूज़ करती है। एक्सबॉक्स जो लोग खेलते हैं, एक जाना माना प्रोडक्ट है, मैं उसका टीम का पार्ट था। मोबाइल फ़ोन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा चला नहीं वो, बट उसका भी पार्ट था। तो 2011 में मैंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया। अच्छा। मैं अमेरिका में ही था और मैंने साल थे वहाँ? माइक्रोसॉफ्ट में टोटल 6 साल था। 3 साल करीबन मैं इंडिया में था और 3 साल मैं यूएसए में था। जो माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है सियाटल रेडमंड में, वहाँ पे मैंने काम किया और बहुत
करीबी तरीके से देखा कि एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं जो कितने सारे मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज कर सकते हैं। तो 2011 में कुछ ऐसा कीड़ा काटा, अमेरिकन ड्रीम जिसको लोग बोलते हैं, तो कि कुछ करना चाहिए, अपना भी करना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दिया और वहीं एक गैराज में हमारे घर के एक कंपनी की शुरुआत की। और वो कंपनी जो है हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से compete करने के लिए बनाई। अच्छा, और compete तो खैर क्या हुए, बट हाँ 4 साल बाद वी सोल्ड दैट। हमने उस कंपनी को बनाया, फंड रेज किया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग जो आए उस इन्वेस्टमेंट दिया उन्होंने। मतलब जो जेफ बेजोस के राइट हैंड मैन हैं, ही रोट द फर्स्ट चेक। और जो फेसबुक के और जो मार्क जकरबर्ग के जनरल काउंसिल थे, या पहले जेफ बेजोस के काउंसिल थे, दे वर ऑल पार्ट ऑफ माय स्मॉल इन्वेस्टर थिंग। तो बहुत एक्साइटिंग था। 4 साल बाद उसको सेल किया, तो तब जाके ना ऐसा दिमाग में कुछ हुआ कि कुछ अचीव कर लिया है। और स्पेशली फिर मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए। एक मोमेंट आया ऐसा कि अब व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, कि अब तो एक घर ले लिया हमने सिलिकॉन वैली में, गाड़ी आ गई। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि हमें ना एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो यूपी में एक गांव है राजा का सहसपुर। राजा का सहसपुर? अच्छा, गांव का नाम ही है पूरा ही क्या? हाँ, मतलब एक्चुअली रेलवे स्टेशन का नाम राजा का सहसपुर है। मुरादाबाद से एक ट्रेन जाती थी उस समय। और वहाँ पे एक गांव है बिलारी, तो वहाँ से मेरे दादाजी थे। तो क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग जो है एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली लाइक मैनी ऑफ इंडियंस आर। और हमने बहुत कठिनाइयाँ देखी। मतलब जब मैं 9 वर्ष का था तो मेरे पिताजी गुजर गए थे। और हम लोग, तो मेरी माँ, हम लोग 3 भाई, हम लोग 100 स्क्वायर फीट के कमरे में एक तरह से रहते थे। और मुझे आज भी याद है कि जो किचन नहीं होता था, वो एक लकड़ी की टेबल होती थी जो कि शेयर्ड वरामदे में किसी और के साथ हम शेयर करते थे। तो वहाँ से लेके जब हम सिलिकॉन वैली पहुँच गए, माइक्रोसॉफ्ट में भी हो गया, कंपनी बना भी दी, बेच भी दी, सिलिकॉन वैली में घर खरीद लिया, तो समवेयर एक होता है ना, कॉलिंग स्टार्टेड कमिंग कि हमको ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो धरातल में जुड़े हुए लोगों के लिए वाकई में कुछ अच्छा काम हो सके। क्योंकि सिलिकॉन वैली में मैंने ये देखा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐसे आइडियाज को चेज कर रहे हैं जिनका कोई धरातल से कोई मतलब नहीं है। वो अमीर लोगों को अमीर ही बना रहे हैं, एक बेटर मार्केटिंग टूल, एक बेटर सेल्स टूल। तो वो सब देखते हुए मुझे लगा कि कुछ खेती किसानी की तरफ चलना चाहिए। तो 2016 में मैंने HFN की शुरुआत की। ओके, आई टेक अ पॉज, आई एम श्योर you have some more questions here. Of course. 2016 में आपने शुरुआत की, तो आपने US में ही शुरुआत की। जी। तो इसका मतलब बिजनेस ऐसा नहीं था कि डे 1 से आप सोच रहे थे कि भारत के लिए करना है जी, या ग्लोबल कोई प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कर रहे थे। थोड़ा उस प्रॉब्लम के अंदर में चलते हैं। तो अब ऑडियंस अगर इंडियन है तो वो समझती होगी कि इंडिया में किसानों की प्रॉब्लम्स हैं, बट ये किसान जो प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। करीबन 500 मिलियन फार्मर्स जो हैं वो 70 से 80% जो पूरे ग्लोब में खाना उगता है वो यही बनाते हैं, जो छोटे किसान हैं। तो जो भारत में हम प्रॉब्लम्स देखते हैं वो प्रॉब्लम अफ्रीका में भी है, वो प्रॉब्लम साउथ अमेरिका में भी है, और 2-3 कंट्रीज को छोड़ के ये सब जगह यही प्रॉब्लम है खेती किसानी वाली, जिसको अभी हम अनफोल्ड करेंगे थोड़ा, होपफुली एज वी बिल्ड इट फ्रॉम हियर। तो मेरे दिमाग में था, अगर हम ध्यान से देखें तो इन किसानों की 3 समस्याएं हैं: एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू फाइनेंशियल टूल्स, एंड एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल इनपुट्स। ओके, और अगर उसको ध्यान से और देखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की प्रॉब्लम है। एक साइड में हमारे पास बड़ी बड़ी बीज खाद देने वाले लोग हैं, बड़े बड़े मार्केट्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, दूसरी तरफ लेने वाले हैं। तो ये आपस में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक डिस्कनेक्टेड है। इट इज़ वेरी कॉस्टली टू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम एट अ चीपर और फ्री। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर किसी किसान को एक लोन लेना है, मान लीजिए 10,000 रुपए का लोन लेना है क्योंकि उसने गाय खरीदनी है।
अब जो बैंक गांव में नहीं है, शहर में है, मान लीजिए हम कोलकाता में बैठे हैं और यहाँ से उसको अगर 10,000 रुपए का लोन देने जाने के लिए अगर उसको किसी दूर गांव में जाना पड़ेगा तो 10,000 रुपए की तो उसकी ट्रेन की टिकट लग जाएगी। सही बात है। तो जो कॉस्ट ऑफ गिविंग दैट लोन इज सो हाई कि उसको लोन नहीं मिलता है। अगर आप देखें तो ये इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री प्रॉब्लम है कि अगर किसी तरीके से वो इन्फॉर्मेशन कि भाई ये किसान है, इसकी इतनी खेती है, ये इतना कमा सकता है, अगर वो बैंक को यहीं कलकत्ता में पता लग जाता तो शायद उस किसान को एक लोन मिल जाता। तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक हम ऐसा AI का एक सिस्टम बनाएं जहाँ पे मैं ये चीज़ सॉल्व कर दूँ। तो हमने एक सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया जहाँ पे हम 20,000 सर्वर गूगल क्लाउड पे एक साथ चलाते थे और उसमें नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो सैटेलाइट होते थे उससे रॉ डेटा हम लेते थे और टेराबाइट ऑफ डेटा हम प्रोसेस करते थे और हम ये बता सकते थे ओवर द API कि अगर आप उसमें जियो लोकेशन डालेंगे तो मैं बता सकूंगा कि भाई उस जियो लोकेशन पे राइस है, कितनी कॉन्फिडेंस से राइस है, कितना यील्ड है। बिकॉज अगर मुझे खेत के लेवल का इंफॉर्मेशन पता है तो देन एवरीथिंग एल्स इज, मैं पूरा कमोडिटी मार्केट उससे चला सकता हूँ, मैं पूरा लोन चला सकता हूँ, पूरा फाइनेंस चला सकता हूँ। एंड जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, किसान को वो लोन और इंश्योरेंस सही समय पे कम दाम में वो मिल सकेगा। दैट वाज द विजन वी आर कैरिंग इन 2016। लवली, 2016 जी। और वो AI तो हम अभी बात कर रहे हैं, ओपन AI सैम, वो हम तब से बहुत कुछ कर रहे हैं उस पर। सुपर। तो ये जो ऊपर सैटेलाइट से जो इमेजेस आप कैप्चर कर रहे हैं ये इतनी क्लियर होती है कि बता देती है कि यहाँ पर गेहूं है, यहाँ पर चावल है। इतनी बारीकी तक जा सकता है टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। अगेन अगर हम उस रास्ते में डिस्कशन करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट सैटेलाइट में ना बहुत सारी तरह के पिक्सल्स होते हैं। कुछ आप देख सकते हैं आंखों से, कुछ नहीं देख सकते हैं, इंफ्रारेड होता है। तो देयर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फार्मूला। तो हमने काफ़ी PhD साइंटिस्ट हायर किए जर्मनी में, फॉर्मर नासा एम्प्लॉयज, वो सब मिलके सो करते थे। उसका एक अपन अलग सेशन ले सकते हैं। ऑफ कोर्स बट आप है ना बिंदास यहाँ पर भी लगाइएगा बिकॉज सेशन तो लंबा चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेशन में जल्दी खत्म नहीं करूँगा, बड़ी मुश्किल से आप हाथ में आए। सो 2016 से आपने ये वाली जर्नी चालू की, तो इसमें भी ऑब्वियसली काफ़ी पैसे लगेंगे। बहुत सारे पैसे लगे। और अगेन विजन ये था कि क्या मैं एक ऐसा API, एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम दे सकूं जहाँ पे कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस API को कॉल कर सके और उसमें अगर वो लोकेशन डाल सके तो पता लग जाए। तो हमने सोचा कि ये तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, तो वर्ल्ड वाइड जाना चाहिए। तो हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं नाइजीरिया में, कीनिया में, इथियोपिया में, उगांडा में, म्यांमार में, मैं सब जगह जा रहा था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से बात कर रहा था। हमने कई सारी डील्स की भी और उनको वो मैं प्रोडक्ट दे भी रहा था। बट कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो ग्रोथ है वो ग्रोथ उतनी नहीं मिल रही है फॉर मैनी रीजंस। एक तो जो उसका इन्वेस्टमेंट है, जैसे मैंने कहा 20,000 कंप्यूटर अगर चल रहे हैं तो मंथली द एक्सपेंस, वो एक R&D प्रोजेक्ट है जिसको मुझे लगता है कि करीबन $100 मिलियन प्लस का हमको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते उस समय, तब जाके हम अचीव कर पाते। और दूसरा ये था कि जो बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे जिनको मैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन देना चाह रहा था, वो भी रेडी नहीं थे। वो पेपर पेन से अभी वो सॉफ्टवेयर पे आ रहे थे। तो वो एक मिसमैच था कि हम सिलिकॉन वैली से सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं एक म्यांमार के इंस्टीट्यूशन को, जो कंप्यूटर को अभी समझ ही रहे हैं, मैं कहाँ API लेके आ रहा हूँ। तो वो देयर वाज अ मिसमैच। एंड वो देखते हुए फिर मैंने डिसाइड किया कि यार ये लेट्स नॉट बॉयल द ओशन, हम भारत की तरफ फोकस करते हैं। भारत अपने आप में बहुत बड़ा है और ऑब्वियसली मैं भारत से हूँ, लैंग्वेज भी बोल सकता हूँ, अपने लोग हैं और शायद फोकस तरीके से करेंगे तो कुछ और अच्छा बनेगा। तो 2019 में हम सब कुछ बेच के बच्चों के साथ, जो बच्चे सिलिकॉन वैली के स्कूल में पढ़ते थे, वो यहाँ मोहाली पंजाब के स्कूल में दाखिला दिलाया उनको और सब कुछ बेच के यहाँ आ गए। माय गॉड। एंड दैट वाज इंटरेस्टिंग कि जब हमने घर पे डिस्कस किया तो विद इन 15 days आई रैप्ड अप एवरीथिंग। मतलब वी सोल्ड अवर हाउस, सोल्ड अवर कार्स, एवरीथिंग 15 दिन में। बिकॉज मेरे दिमाग में था अगर ज़्यादा समय मिलेगा तो फिर
है ना, हमारा दिमाग जाएगा पीछे कहीं। सही है। आई मीन हेड्स ऑफ टू योर वाइफ, क्योंकि उनका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो चाहती तो आपको रोक सकती थी, तो क्रेडिट गोज टू हर ऑल्सो। बट आप सही टाइम पे आ गया, जस्ट कोविड के पहले। जी नहीं तो वहीं रह जाते कोविड तो। बट कोविड वुड हैव बीन टफ फॉर यू ना, बिकॉज कोविड में आप कुछ कर नहीं सकते और यहाँ आके बैठे। तो एग्जैक्टली हम 2019 शायद अगस्त के आसपास आए थे, और 2-3 महीना तो यही समझने में लग गया। हमें यही समझ में नहीं आता था कि यार ये कार हॉन्क क्यों कर रही है, या लोग रूल क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम 10-11 साल अमेरिका में थे और वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। बट कोविड ने ही मुझे लगता है कि हमें राह दिखाई। हुआ यूं कि सब घर में बंद थे बाकी लोगों की तरह, और किसानों से रिलेटेड तो था ही, क्योंकि बहुत सारे किसानों से बात करता रह रहा था। और न्यूज़ अक्सर ये हम देखते थे, आप लोगों ने भी देखी होगी न्यूज़ की, वो ब्रोकली उगा रहा है तो बकरी खा रही है, या उसने लौकी लगाई है तो उसको नदी में फेंकने पड़ रही है, क्योंकि सारे मार्केट्स बंद हैं। बट मैंने ये नोटिस किया कि अगर जैसे हम भी जब बंद थे तो हम किसी किसान का नंबर मिल गया घर के आसपास, तो वो चुपके से जो गली खुली है उस गली से आके उसने डिलीवर कर दी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक में रख दूं, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री में वापस जोड़ रहा है ये, तो शायद कोई किसी का ले ले। ओके। तो 12 अप्रैल 2020 को मैंने एक ट्विटर अकाउंट चालू किया, हार्वेस्टिंग FN। अच्छा। तो हार्वेस्टिंग कंपनी का नाम है। नेटवर्क बनाना था फार्मर का, तो हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क हो गया। हैंडल मिला हार्वेस्टिंग FN, तो वो चालू किया। और वहाँ पे मैंने 6 ट्वीट डाले, और कुछ इस तरह के थे कि ये राम प्रसाद जी हैं, ये सतना के हैं, और उनके पास पपीता है, और 4 रुपए किलो पपीता मिल रहा है, 500 किलो है, ये फ़ोन नंबर है, ये गांव है, जिसको लेना है ले लीजिए। तो इस तरह 5-6 डाले, और वो रातों रात जो है एक तरह से काफ़ी पॉपुलर हो गया, क्योंकि शायद सभी उस पेन को समझ पा रहे थे किसान की, कि इनकी मदद करनी चाहिए। और मतलब बहुत ही मतलब प्रोत्साहन मिला कह सकते हैं। बॉलीवुड गॉट इन्वॉल्व, पॉलिटिशियंस गॉट इन्वॉल्व विद दैट ट्विटर हैंडल, ब्यूरोक्रेसी गॉट इन्वॉल्व। और मैं कुछ नहीं करता था, सुबह 4 बजे से रात में 10, 11, 12 बजे तक दिन भर मेरे पास फ़ोन आते थे कि भाई मेरा मिर्च नहीं बिक रहा है, तो मेरा कद्दू नहीं बिक रहा है, तो मेरा शिमला मिर्च नहीं बिक रहा है। और मैं सिर्फ उसके नाम, फ़ोन नंबर ट्विटर पे डालता था, और बहुत सारे लोगों की बिक्री हुई। मुझे कुछ याद है कि बैंगलोर के पास किसी किसान ने 20,000 किलो अंगूर बेच दिए, लॉट ऑफ थिंग्स। तो तब से 18 महीने के अंदर करीबन $500 मिलियन की सब्जी भाजी मैंने अपने व्हाट्सएप पे रिसीव की और ट्विटर पे टाइप की। वो हमारा जो है कोविड का काम था वो। सुपर अमेजिंग। बहुत ही अजीब सा काम है ये, बहुत फुल टाइम काम है। फुल टाइम है, सोते थे बहुत कम सोता था। हाँ, क्योंकि और कोई भी रात को मैसेज करके कुछ भी बोल दे, उसका रिप्लाई तो इंस्टेंट करना पड़ेगा, बिकॉज़ टमाटर तो खराब हो जाएंगे। होती थी। और इनफैक्ट थोड़ा सा प्रोग्रेस भी हुआ। पहले क्या हम खाली टेक्स्ट लिखते थे, फिर समझ में आया कि यार थोड़ी फोटो भी लगा दे तो लोगों को समझ में आएगा। फिर समझ में आया कि एक काम करते हैं, तू वीडियो लगा दे किसान को। तो देन मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ किसान को, यार मैं आपकी सब्जी बिकवा सकता हूँ, बट आप ना वो आम के पेड़ के साथ थोड़ा बता दीजिए कि आपका नाम क्या है, ये मेरा फल है। तो अगर आप YouTube चैनल पे जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे लीची के किसान मिलेंगे, आम के मिलेंगे, इनफैक्ट काजू के भी मिलेंगे, जहाँ पे वो बता रहा है। एक वीडियो में वो साउथ इंडियन लैंग्वेज में कुछ बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया, बट वो कह रहे हैं शायद कि क्योंकि हमने टाइमली उनका पूरा खेत बिकवा दिया तो उन्होंने अपनी बहन की शादी कर पाए। तो ऐसे मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग और मैसेजेस आते थे रोज। तो दैट शोड अस अ लाइट, क्योंकि 2016 में जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जो मिशन था वो ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर, जो छोटे किसान हैं उनको फाइनेंशियल टूल्स कैसे मिलें। बट मुझे ये लगा कि अगर भारत के किसानों को दाम ही सही मिल जाए उनके क्रॉप का, तो दैट इज बेटर देन दैट्स द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो लोन्स एंड इंश्योरेंस तो बाद में आएंगे, अगर उनकी मेहनत का पैसा टाइम से मिल जाए, सही मिल जाए, तो वो मेरा पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ। और देन आई थिंक रेस्ट इज यू कैन सी। अब हम 13,000 गांव में काम करते हैं, करीबन 40 लाख किसान जुड़ गए हैं। यहाँ तक कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, लक्षद्वीप,
उरी, पुलवामा, वहाँ पर भी जो है किसान जो हैं वो हमारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। सुपर्ब है रुचिर, सुपर्ब। इनफैक्ट वो यूट्यूब चैनल का लिंक आपको पीछे दिखा भी रहे होंगे, उसका लिंक भी दे देंगे, देखिएगा ज़रूर। सम रियली इंस्पायरिंग स्टोरीज आर देयर। रुचिर, ये सेगमेंट को एक बार होल्ड करते हैं। आई विल कम बैक टू यू अबाउट योर लाइफ। बहुत कुछ आपके बारे में भी जानना है एज अ पर्सनैलिटी, बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ इंडिया। जी, क्योंकि बहुत कुछ सुनने को मिलता है मीडिया में, कोई बहुत अच्छी बातें कर रहा है, बट जनरली लोग है ना दुखी बातें ज़्यादा करते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं कि यार इंडिया का फार्मर सुसाइड कर रहा है, ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है। श्योर हो सकता है, बट ग्राउंड लेवल पे हम तो जाके देखे नहीं है। तो आप तो ग्राउंड लेवल के, अब तो मिट्टी वाले हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो अब आप बताइए कि इंडिया का एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्या है जी, और इज देयर अ स्कोप, इज देयर अ फ्यूचर इफ एट ऑल? क्या करना पड़ेगा कि हम उसको पूरी तरीके से रिवाइव कर सकें अगर वहाँ कोई तकलीफ है तो? जी, एक लाइन में अगर मैं बोलना चाहूँ तो जो भारत का सपना है ना 30-40 ट्रिलियन डॉलर का कुछ है ना, मतलब बड़े बड़े नंबर हैं, वो जो संभव ही नहीं है अगर हम गांव, वो दैट रोड गोज थ्रू इंडियन विलेज। तो अपॉर्चुनिटी भी है, चैलेंजेस भी हैं। मतलब मेरे हिसाब से अगर आपको बिजनेस करना है, बनाना है, सॉलिड बनाना है, तो एग्रीकल्चर में जाना पड़ेगा। भारत अभी भी जो है, हम बचपन में पढ़ते हैं कृषि प्रधान देश है, अभी भी भारत जो है कृषि प्रधान देश ही है। और चाहे वो हम, और ये नहीं कि आपको जाके खेती करनी है, देयर आर लॉट ऑफ एग्री बिजनेसेस व्हिच कैन बी डन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी डन इन रूरल इंडिया। तो जो भारत का $multi-trillion का जो सपना है वो गांव से ही गुजरता है, और मेजर अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। सही है। और आई थिंक आप जो पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, तो किसी को उस अपॉर्चुनिटी में प्लग इन होना है जी, तो वही आप एक्चुअल में, बिकॉज आप टेक बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो यू नो हाउ द API थिंग वर्क्स। जी, दैट्स द होल एजेंडा ऑफ योर बिजनेस मॉडल। सही है। मैं ना फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ डिस्कशन, हो सकता है मैं आपकी कई बातों में ये बात बोलूँ कि ये बिजनेस मॉडल है, बट इट इज़ जस्ट मेनली अ यूजेज। मुझे पता है कि आप इम्पैक्टफुल काम ज़्यादा कर रहे हैं। बिजनेस, जैसा कि आप कहते हैं ना कि बिजनेस हो जाएगा, नहीं, उसमें भी एक बिजनेस मॉडल कोई बुरी चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारा काम जो है वो फिलैंथ्रोपिक हो सकता है, बट अगर हमें किसी को सस्टेनेबल तरीके से, स्केल की तरीके से करना है, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का होना समझना ज़रूरी है। क्योंकि जो मैं बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद भी रहे, 300, 400, 500 साल तक रहे। तो वो तभी हो सकता है जबकि एक सस्टेनेबल मॉडल हो, मार्केट के साथ चलेंगे तो ही हो सकता है। तो मैं बहुत ही कैपिटलिस्टिक विचारों का हूँ, और लेकिन इम्पैक्ट करना चाहते हैं इस माध्यम से। सुपर। तो ये रही स्लाइड सामने। चलिए, बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन इन्होंने बनाया, आपके सामने पीछे दिख रहा होगा आपको, तो देखिएगा ज़रूर। सर, अब आपके सामने। हाँ, तो इसमें हमने कोशिश की है वेरी ब्रीफली ये बताने की कि इंडिया में एग्रीकल्चर क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है जी, है ना। बेसिकली एज आई मेंशन कि इंडिया अभी भी जो है कृषि प्रधान देश है, क्योंकि 50 से 60% जो इंडिया की वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर पे काम करती है। चाहे वो खेती करती हो, चाहे वो खेती में काम आने वाले यंत्रों में काम करते हो, या बीज की दुकान में काम करते हो। एंड 50 से 60% ऑफ वर्कफोर्स, मतलब ये मान लीजिए कि अमेरिका से 2 गुना अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो भारत में एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है। तो कितनी बड़ी इकोनॉमी है, और ऑब्वियसली अगर इतनी सारी लाइफ जुड़ी हैं तो कितनी बड़ी इकोनॉमी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 400 के आसपास हमारे हिसाब से फसलें उगती हैं भारत में, कद्दू, लौकी, तुरई, चावल, दाल, ये सारी। बट इंडिया जो है वो विश्व में जाना जाता है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स के लिए। जो कुछ मेजर क्रॉप्स हैं वो है हमारी राइस, वीट, दालें, शुगर केन, कॉटन में आप काम कर चुके हैं। और तो ये कुछ मेजर क्रॉप्स हैं। मेजर जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये है कि दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स। ओके। तो ब्राज़ील के बाद फॉर एग्जांपल शुगर केन में हमारा नंबर 2 पे आता है। ऐसे ही राइस में हम नंबर 1 या नंबर 2 पे हैं। वीट में वी आर नंबर 1, नंबर 2 पे हैं। और जो एग्रीकल्चर की जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो करीबन 18-19% के आसपास है। तो काफ़ी है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जीडीपी के लिए देखा जाए तो। वो आपने सही कह दिया कि इतना बड़ा नंबर हमको पहुंचाना है जीडीपी के। जैसे मैं किताब पढ़ रहा था इंडिया @100 जी, वो जो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर थे उन्होंने लिखी थी, $55 ट्रिलियन इकोनॉमी कह रहे हैं 2047। जी, तो बड़ा नंबर बोलना बहुत अच्छा है, बट इसको नहीं देखेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? होगा ही नहीं। और दूसरी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो यूथ है वहाँ पे वो एग्रीकल्चर में ही काम करें, बट पॉइंट ये है कि अगर हम उस यूथ को छोड़ देंगे ना, वहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट करेंगे, तो वी हैव अ रिवॉल्ट इन अवर हैंड्स। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि जो हमारा शाइनिंग भारत है या विकसित भारत है वो अर्बन में रह जाए। क्योंकि क्या होगा ना, दो समाज के दो हिस्से हैं, वो एक इधर चला गया है और एक पीछे रह गया है, और वो रह जाएगा ना अगर, तो इट विल टॉर्न दी सोसाइटी अपार्ट। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए, भारत सरकार के लिए, हमको सोचने के लिए कि अगर हमें एक वेल डिफाइंड तरीके से सोसाइटी को ऊपर जाना है तो एक हिस्सा ऊपर नहीं जा सकता है, दूसरे को साथ में लेके चलना पड़ेगा। दे आर, टू मी दे आर लाइक एक मशीन के पुर्जे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, एक इधर चला गया तो ये तो मशीन टूट जाएगी। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा इस पे। सही है, एकदम सही बोल रहे हैं। तो ये जैसे थोड़ा सा मैंने मेंशन किया कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड है एग्रीकल्चर इंडिया की। अगर हम अमेरिका में देखते हैं, बहुत कॉमन है कि 40-40 हेक्टेयर, मतलब 100 एकड़ 200 एकड़ बहुत कॉमन है किसानों के पास होना। एक किसान के पास होना। यहाँ पर तो आप हवाई जहाज लेके जाते हैं, छिड़कते हैं पेस्टिसाइड्स और ये सब। अच्छा। और बहुत फ्लैट लैंड है, मैं बहुत जगह गया हूँ, आइडाहो गया हूँ, मोंटाना गया हूँ, फ्लैट लैंड्स हैं, बहुत ही मोनोटोनस है। तो वहाँ पे भी समस्याएं हैं, बट वो दूसरी तरह की समस्याएं हैं। पर भारत की क्या फीचर्स हैं कि छोटे किसान हैं, छोटे फार्म लैंड्स हैं, बहुत ही डाइवर्सिफाइड हैं। डाइवर्सिफाइड कहूँ तो पहाड़ भी हैं और समुद्र के पास भी हैं, फ्लैट लैंड्स भी हैं, वैलीज भी हैं। तो हम बहुत ही अलग अलग प्रकार की जो सब्जियां हैं या सीरियल्स हैं वो हम उगा सकते हैं। और वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी देता है और चैलेंजेस भी देता है। दूसरा क्या है कि क्योंकि हमारी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है और शायद अफोर्डेबिलिटी कम है अभी, तो हमारी डिपेंडेंसी रेन के ऊपर ज़्यादा है। तो जिसको बोलते हैं रेन फेड फार्मिंग ज़्यादा होती है। मतलब कि किसान के पास, ऐसे अधिकतर किसान वही हैं जिनके पास पानी का ट्यूबवेल नहीं है या ड्रिप इरिगेशन नहीं है, उनकी खेती जो है बारिश पे निर्भर होती है, उनको रेन फेड फार्मिंग बोलते हैं। और तो इसलिए मानसून डिपेंडेंसी बहुत है। तो जो भी हम सुनते हैं ना कि मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में सुसाइड हुए, ये हुए, वो उसी सेगमेंट में होता है जहाँ पे रेन फेड फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है और वो सूखाग्रस्त इलाका है। समझिए। हाँ, इंटरेस्टिंग। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगर, तो मेजर प्रोडक्ट्स एज मैं जैसे मेंशन कर रहा था, चावल, धान बोलते हैं, राइस जिससे बनता है, वीट है, पल्सेस है, कॉटन है, टी, कॉफ़ी, शुगर केन है। अपने आप में मतलब बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। अगर हम नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में मोस्टली राइस और वीट होता है, कॉटन भी होता है। थोड़ा सा मध्य प्रदेश तक आते हैं तो दालें वहाँ की काफ़ी फेमस हैं। कॉटन भी नॉर्थ में हो जाता है। टी, कॉफ़ी थोड़ा साउथ में उगने लगता है, या आसाम चले जाएं वहाँ होता है। और शुगर केन भी जो है काफ़ी नॉर्थ में होता है। ये मेजर हैं। बट हम आज की तारीख में स्पाइसेस जो स्लाइड में नहीं दिख रही हैं, काफ़ी, इंडिया तो सालों साल, दशकों से और शताब्दियों से स्पाइस रूट सुना होगा आपने। तो किसी ज़माने में जो हमारी काली मिर्च होती थी, दैट वाज ट्रेडेड, दैट वाज लाइक कि आप सोने की जगह काली मिर्च ले लो और मुझसे सामान ले लो। दैट वाज लाइक अ बार्टर सिस्टम बैक इन द डेज। तो वो अभी भी काफ़ी फेमस है और वन ऑफ द मेन रीजंस इंडिया जाना जाता है अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो। ट्रेंड्स में अगर अपन देखते हैं तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से और टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन की वजह से यील्ड भी बढ़ रही है। तो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल सा है। हम एक बार को बोलते हैं कि कम हो रही है क्योंकि बारिश इरेटिक हो गई है, पर दूसरी तरफ देखें तो क्योंकि टेम्परेचर वार्मर हो गए हैं तो यील्ड भी बढ़ रही है। तो इट्स ऑल मिक्स ऑफ थिंग्स। डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ
टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, जैसे कि अब जैसे हम खुद भी किसानों के पास जाते हैं, बहुत सारे किसानों ने अब हमारे कहने पे ग्रीन हाउस लगा लिया है। तो जहाँ पे वो मान लीजिए धान लगाते थे या गेहूं लगाते थे, अब वो वहाँ पे शिमला मिर्च लगा रहे हैं। उनकी इनकम जो है 10 गुना हो गई है। जो वाटर यूसेज है वो 80% कम हो गया है। जो केमिकल यूसेज है 50% कम हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एग्रीकल्चर में, जहाँ तक मैं देखता हूँ। और दूसरा क्या है कि क्योंकि बहुत प्रेशर है अभी, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हम खड़े हैं, जहाँ पे किसान का बेटा जो है किसानी नहीं कर रहा था, पहले भी नहीं कर रहा था, पर वो पहले शहर जा रहा था। अब क्या है कि शहर में देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर। तो मुझे ऐसा ट्रेंड दिखता है कि वो अब वापस गांव की तरफ जा रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति जो गांव से बड़ा हुआ हो, शहर में थोड़ा सा एक्सपोजर हो, उसके पास स्मार्टफोन है, उसको थोड़ा सा मॉडर्न मार्केट्स में कैसे काम करते हैं उसको अमेजोन पता है, ब्लिंकिट पता है। और जब वो वापस गांव जाता है तो इमेजिन द काइंड ऑफ चेंज इट विल मीन। वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एंड जो हम HFN में काम करते हैं, आई एम सॉर्ट ऑफ राइडिंग दैट वेव कि अब एक पढ़ा लिखा इंसान अगर गांव वापस जाता है तो शायद वो मेरे लिए आसान हो समझाना जो मैं काम करना चाहता हूँ, नए तरीके, तौर तरीके, क्रॉप कैसे लगानी है, नए बीज कैसे लेने हैं, या किस तरह से क्वालिटी की सॉर्टिंग ग्रेडिंग होगी, वो पुराना शायद किसान ना समझ पाए। जो शहर में रह के गया है वापस, वो दैट इज़ अ मेजर ट्रेंड आई थिंक। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं कुछ दिन पहले कतार गया था। अच्छा। वहाँ बस ये इंस्टीट्यूट का एक इवेंट था, आई वाज अ स्पीकर देयर। तो वहाँ पर एक और स्पीकर थे, 2 भाई थे, 2 ब्रदर्स। आपने सुना ये ब्रांड? हाँ, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनकी भी, कि वेल एस्टैब्लिश्ड जॉब छोड़ के फार्मर बन गया और फिर अभी D2C कर रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर को फार्म प्रोडक्ट बेच रहे जो खुद बना रहे। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई कैन अंडरस्टैंड वो ट्रेंड है। मेरे भी कई बैचमेट है, वो बोलते हैं अब बहुत हुआ, शेयर बाजार वाले पर्टिकुलरली, अब बहुत हुआ, अब जाके फार्मर बनना है, बिकॉज यू नो देयर इज अ limit to capitalism what you can absorb in your mind. So people think farming is actually giving back to society. जी, जो आप शायद मेरे को और कंफर्म करेंगे या रिफ्यूट करेंगे इसको कि भाई वैसा नहीं है, गिविंग बैक टू सोसाइटी नहीं, वो भी एक धंधा है। तो मैं आपसे बात करूँगा। सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ जी। Is this the most desirable thing कि eventually if someone wants to do it, you think कि करना ही चाहिए, उसमें क्या है? हाँ, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। दिस इज़ वन ऑफ द कलर्स वन शुड सी इन द लाइफ। और जब आपने बहुत कुछ देख लिया हो, जैसे मैं बता रहा हूँ अमेरिका, कहाँ गए पूरे वर्ल्ड में, फिर लगता है यार ये खेती किसानी अब करनी चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए, आप कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कि भाई आप अपने लिए एक बगीचा लगा लें, उसको कर लें। बट मेरे को ये था कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो लाइफ है वो सिर्फ अपनी नहीं है, वो किसी कारण की वजह से आप दुनिया में आए हैं। और अगर आप उस लाइफ का सदुपयोग कर सकें, दूसरों के लिए कर सकें, तो ही लाइफ का जो एक मोटिव है वो पूरा होता है। तो मैं तो उसी मिशन से जुड़ा हुआ हूँ इसमें। सही है। अच्छा रुचिर भाई, एक कॉन्सेप्ट बताइएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, बट आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज़। से मैं अगर खुद नहीं करना चाहता हूँ फार्मिंग, बट मैं कोई गाँव गया, वहाँ पर मैंने ज़मीन फार्मर से खरीद ली और मैंने उसी फार्मर को अपॉइंट कर दिया कि भाई अब तू यहाँ पर रह के मेरे बिहाफ में तो माल बनाएगा। ये इंडिया में अलाउड है? क्या करें? ये इंडिया में अलाउड है? सब अलाउड है। अच्छा, तो पहले बोलते थे ना कि कॉर्पोरेट्स को फार्मिंग अलाउड नहीं है क्योंकि वो लोग कॉर्पोरेट ओन नहीं कर सकते लैंड, वो लोग फार्मिंग नहीं करवा सकते फार्मर से, ऐसा कुछ है? क्लॉज है? नहीं, आप कर सकते हैं। हाँ। उसमें चैलेंजेस हैं। मतलब आज भी जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे लेज है, पेप्सी है, हाँ, वो पोटैटो की फार्मिंग कराते हैं। पंजाब में कराते हैं, बहुत सारी जगह होती है, बट उसके अपने चैलेंजेस हैं। और प्रोस एंड कॉन्स आर देयर। अच्छा, बट वो एक तो होता है कि मैं लैंड ओन करता हूँ और मैंने फार्मर को बोला कि ये अब तू मेरा एम्प्लॉय हो गया, ये काम। एक हो गया कि नहीं भाई मैं पोटैटो चिप्स बना रहा हूँ तो मुझे आलू प्रोक्योर करना है तो मैं तेरे फार्म से ही लूँगा, पर लैंड इज ओन्ड बाय यू। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। क्योंकि इट्स अ मार्केट ड्रिवन फार्मिंग विच हो जाएगी। अभी क्या होता है, किसान कि उसकी जो मर्जी आया लगाया, अब वो बाद में जब वो उग जाता है उसको कहीं कहीं भटकना पड़ता है, ये मंडी में वो मंडी में। अगर कोई बड़ी कॉरपोरेशन है या
somebody is committing कि वो उसका सप्लाई ले लेगा, तो नथिंग लाइक इट ना, कि उसको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा. तो इट्स अ डिमांड ड्रिवन फार्मिंग विच ही कैन डू. बट उसमें प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम कहाँ है? अपने आप में कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं है. प्रॉब्लम दोनों साइड से हैं. ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग आए, कॉर्पोरेट कह सकते हैं या इंडिविजुअल कह सकते हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए कि भाई आप ये बीज लगा लीजिए और इतना पैसा खर्च कर लीजिए, फिर मैं आपको ले जाऊंगा. लेकिन वो कहने के बाद गायब हो गए. तो उसमें क्या है कि किसानों को नुकसान हुआ. अच्छा, दैट इज वन पार्ट. बट दूसरी साइड में भी चैलेंजेस हैं. मतलब फार्मर्स भी दूध के धुले नहीं है. क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि अब मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, आप एक किसान हैं, मैंने कहा कि भाई तुम्हारा अच्छा होगा बुरा होगा, मार्केट प्राइस जैसा होगा, मैं आपको 100 रुपए में खरीदूंगा. तो फार्मर क्या करता है, जब फसल आती है, अगर मार्केट में पैसा कम मिल रहा है तो वो मेरे को देगा. अगर मार्केट में 110 मिल रहा है तो देन वो अपना कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाएगा और वो बोलेगा सर गाय खा गई. तो अब उसको खाओ, आप उसको ना चैलेंज नहीं कर सकते, अब गाय खा गई क्या करेंगे. तो वो एक जो रिलेशनशिप है उसमें ना ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा. वो दोनों तरफ से इश्यूज हैं. तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एक लीगल जो होता है ना कि यू आर बाउंड नाउ एज पर लॉ, वो वहाँ वो सब नहीं चलता. वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है. Okay. मतलब उसमें दोनों ही तरफ को ये समझना पड़ेगा कि सुख दुख में साथ होना है. ऐसा नहीं है सुख सुख में है और दुख में भाग जाए. राइट. एंड दैट्स वेयर प्लेटफॉर्म लाइक योर्स जी ब्रिंगिंग दैट ट्रस्ट फॉर बोथ द पार्टीज. लवली. जैसे थोड़ा सा बताया, जैसे यूएसए में क्या है, अमेरिका में क्या है, बड़े बड़े खेत हैं, फ्लैट लैंड्स हैं, मौसम एक सा है अगर वहाँ पे है. इंडिया में क्या है कि खेत छोटे हैं और बहुत ही डाइवर्सिफाइड है. डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स भी हैं, डेमोग्राफिक्स भी हैं. तो उसकी वजह से बहुत सारी चैलेंजेस हैं. जैसे कि अब आइडाहो की बात करते हैं, अब यूएस वापस चलते हैं, तो वीट उगता है, सबको पता है कॉमन यील्ड है, हज़ारों हज़ार मील तक जो है वो कॉमन यील्ड आने वाली है. इंडिया में क्या है, क्योंकि बारिश चेंज हो जाने वाली है, उसका एल्टीट्यूड चेंज हो जाने वाला है, तो उसकी वजह से बहुत सारी वेरिएबिलिटीज़ हैं. वो वेरिएबिलिटी जो है मौसम में भी हैं और वो जो है बड़ा चैलेंज है. वाटर स्केर्सिटी है. अगर मैं कहूँ कि जैसे पंजाब की बात करते हैं, क्योंकि हमने खेती में इतना ज़्यादा पानी उगा लिया है या हम ले लिया है, या हमने इतनी ज़्यादा क्रॉप्स वो वाली उगाई हैं जो कि पानी ज़्यादा पीती हैं, जैसे कि धान. अच्छा. तो ये नंबर चेक करना पड़ेगा. बट 1 किलो चावल को करने के लिए कई हज़ार किलो पानी लगता है. अच्छा. तो जब हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं तो हम चावल नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सही, बहुत अच्छा थॉट है. और इसका प्रॉब्लम क्या है, अब आई टेल यू कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है पंजाब जैसे क्षेत्र में या हरियाणा कह लें. अब सरकार ने एमएसपी या फिक्स्ड वो किया हुआ है कि सरकार खरीदती है उनको एक फिक्स दाम पे. तो किसान को क्या लगता है, किसान भी थोड़ा लेजी हो जाता है वहाँ के. तो खासकर मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये मैं उगा लूँगा और जो है सरकार खरीद ही लेगी, चाहे उससे वाटर टेबल पे फर्क पड़ रहा हो, तो दे डोंट केयर अबाउट इट. मतलब उनके पास और बहुत सारे साधन हैं जहाँ पे वो चावल की जगह, धान की जगह कुछ और मटर लगा लें या पालक लगा लें या शिमला मिर्च लगा लें, जहाँ पे उनका रेवेन्यू पर एकड़ बहुत ज़्यादा होता है. बट उनको क्या है कि उनको फिर वो काम करना पड़ेगा. एक तो क्या है कि जब सब्जी का आप लगाते हो ना, तो आपको रोज जाना पड़ता है दिन में 2 बार खेत देखने के लिए. अगर आप चावल लगाते हो तो आपने लगा के छुट्टी हो गई. इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. मतलब इट इज़ वन ऑफ दी मेजर प्रॉब्लम जो हम सुनते हैं कि पंजाब में वाटर टेबल नीचे जा रहा है. वो इसलिए जा रहा है कि एक तो फसल सरकार खरीद लेती है तो वो उगा रहे हैं. दूसरा जो है, सरकार ने मुफ्त पानी किया हुआ है और सरकार ने मुफ्त बिजली भी की हुई है. तो पानी भी मुफ्त है, बिजली का वो भी मुफ्त है, कनेक्शन भी. तो आप पंप चलाए जाओ दिन रात, तो उस वजह से टेबल नीचे जा रहा है. दैट्स वन ऑफ द रीजंस. और हवा भी तो मुफ्त है, इसलिए तो जला भी रहे हैं. टक. एक बात बताइए, ये प्रॉब्लम क्या है? ये जो नया रूल आया था और ये बार बार लोग धरने पे आ जाते हैं, दिल्ली में अटैक कर लेता है, व्हाट इज द रियल रीजन? मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग जो वहाँ इन्वॉल्व हैं वो मोस्टली फार्मर्स नहीं हैं, वो ट्रेडर्स हैं. देखिए ऐसा होगा कि
भारत में इस समय करीबन 7,000 मंडियां हैं, एपीएमसी मंडी जो बड़ी मंडी बोलते हैं। ओके। और उनमें बैठे होते हैं ट्रेडर, 2 तरह के ट्रेडर होते हैं, आड़तिया बोलते हैं, कच्चा आड़ती और पक्का आड़ती। तो उसमें आप इमेजिन करिए कि कितना पैसा बनता है। तो एक आंकड़े के अनुसार भारत में करीबन $2.5 बिलियन सिर्फ टैक्स में कलेक्ट होता है इन 7,000 मंडियों के थ्रू। अच्छा जी। किस बात का टैक्स? हाँ, फसल बेचने का टैक्स, एपीएमसी टैक्स जी, वहाँ बेचने का। जी। तो वो टैक्स तो वो है जो किताबों में गया, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं। तो आई लॉस्ट माई चेन ऑफ थॉट कि हम क्या बात कर रहे थे। हम लोग ये बात करते कि ये जो पॉलिटिकल जो आते हैं ना, अब फिर कि दिल्ली अटैक करो, और ये पंजाब से ज्यादा फार्मर लोग को तो क्या वो अब क्या है कि अगर वो प्राइवेटाइज हो जाएंगी मंडी, तो इसका मतलब ये है कि कोई कंपनी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू कर सकती है, एक मंडी शुरू कर सकती है जहां पे किसान आके बेच दे, सामान बेच सके। अब अगर आप देखो किसी फैक्ट्री के टर्म्स में लेते हैं, आपने स्कूटर बनाया, आपकी मर्जी है, आप स्कूटर इस सड़क पे बेचें, उस दुकान पे बेचें, नेपाल में बेचें, कहीं बेचें, एज लॉन्ग एज यू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। यहाँ पे जो अपोजिशन है या जो रोष है, जो धरना है, वो उसके खिलाफ है कि नहीं जी, इन्हीं मंडियों के थ्रू होना चाहिए। तो वो एक डेंजर है इन पुराने जो आड़तियां हैं उनके, कि उनका बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब होने वाला है। अच्छा, यूएस में कैसे चलता है ये? यूएस में भी मंडी कॉन्सेप्ट है क्या? यूएस में बहुत सारा प्राइवेटाइज्ड है और पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाती है। अच्छा। और उस चक्कर में काफ़ी बेहतर उनको रिजल्ट मिलते हैं। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि यूएस की फार्मिंग में भी चैलेंज धीमे धीमे आने वाले हैं। अच्छा। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अब भारत तक रहते हैं जी। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया कि इंडियन फार्मर क्यों ज़्यादा उस तरह के क्रॉप्स उगाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है रेडी है बाई करने के लिए एट अ प्राइस। एमएसपी पे मैं आपको ओपिनियन नहीं लूँगा, बिकॉज वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मान लेते जो है सो है। लेकिन पानी, सिर्फ 6% किसान जो हैं उनको एमएसपी मिलता है। खाली 6%? खाली ये जो पंगा है वो 6% किसानों का है। यार ये तो मतलब अजब ही बात है। चलो ठीक है जी, बाकी ठीक है, दे उनको, बट वाई खाली 6%? सबको क्यों नहीं मिलेगा एमएसपी? नहीं, मिल सकता है। बट हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तो उन्हीं राज्यों में वो कानून लागू है। अच्छा। और वो उसमें भी सबसेट ऑफ फार्मर्स हैं जो वो क्रॉप्स लगा रहे हैं। अच्छा। कुछ क्रॉप्स होती हैं, सभी क्रॉप, अब बैगन का कोई एमएसपी नहीं होता है। तो एक होता है नोटिफाइड क्रॉप्स। अच्छा। उन नोटिफाइड क्रॉप्स का एमएसपी डिफाइंड होता है। और वो भी कुछ स्टेट्स को लागू करती हैं, खासकर हरियाणा, पंजाब, यूपी। अब अगर हम बिहार चलते हैं तो बिहार में वो क्रॉप्स होती हैं, बट फॉर सम रीजन एमएसपी उतनी अच्छी तरीके से सरकार ने लागू नहीं की हुई है, फॉर गुड और बैड। तो अगर मैं एक बात बोलूं कि तो बहुत सारे जो पंजाब के किसान हैं वो बिहार से सस्ते में लेके गाड़ियां आते हैं और उसको पूरी एमएसपी पे पंजाब की सरकार को बेचते हैं। बहुत बड़े प्रॉब्लम है। एक किसान इसलिए मर्सिडीज और क्या क्या जी वैगन 5-5 करोड़ की गाड़ियां लेके घूम रहे होते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। जी। उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है ना? देना चाहिए। देते नहीं है ना, बट अभी जो एग्रीकल्चर इनकम है उन पे टैक्स नहीं देते हैं। कोई टैक्स भी नहीं है। जी। तो मस्त है एकदम। तो आगे बढ़ते हैं। तो लो प्रोडक्टिविटी और फार्मर डिस्ट्रेस। तो फार्मर डिस्ट्रेस तो ये पंजाब वालों के तो नहीं होना चाहिए लॉजिकली। कम है। बट उनके डिस्ट्रेस अलग तरीके के हैं। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रहा है, पानी नीचे चला गया है, धीमे धीमे कंज्यूमर अवेयर हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट मुझे लगता है कि क्योंकि उनका पेस्टिसाइड यूसेज बढ़ गया है। कि देखिए क्या है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से हुआ, बट अभी क्या है कि उसका यूसेज इतना ज़्यादा है कि धीमे धीमे लोग पंजाब का आटा नहीं खरीदना चाह रहे हैं। अब जैसे हमारे भी घर में जो है आटा गेहूं का वो मध्य प्रदेश से आता है। तो दिस इज डिस्ट्रेस। वो अभी नहीं पता लग रहा है, वो बाद में पता लगने वाला है। क्योंकि आपने सुना होगा कैंसर बेल्ट है पंजाब में, एक ट्रेन है, देयर आर क्लस्टर ऑफ विलेज जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंसर है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा छिड़काव हुआ है। और वो एक ट्रेन चलती है दिल्ली से और पंजाब के उस क्षेत्र से, जिसको कैंसर ट्रेन बोलते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो डिस्ट्रेस किसी ना किसी तरीके से शो होता है।
इंटरेस्टिंग। तो गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए? अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये एक नया नाम है, पुरानी स्कीम है जहाँ पे किसानों को उनकी क्रॉप का इंश्योरेंस मिलता है। फसल बीमा योजना अच्छी स्कीम है ऑन पेपर्स। अगर वाकई लागू कर पाएँ तो बहुत बेहतर है कि मान लीजिए मेरी फसल है और अगर आंधी तूफान आया, ओला वृष्टि हुई और मेरी क्रॉप खराब हुई तो मुझे उसके बदले में कुछ मुआवजा मिलेगा। जैसे हमारी कार है, कार का एक्सीडेंट हो गया तो कुछ मुआवजा मिलता है, तो ऐसा क्रॉप का भी हो सकता है। लेकिन जो एंटायर फ्रेमवर्क है, इकोसिस्टम है, इट्स ब्रोकन। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं सरकार सब्सिडाइज करती है इंश्योरेंस के लिए, जो कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज उस पैसे को कलेक्ट करती है, बट जो वो पे आउट का टाइम आता है तो वो पे आउट ना के बराबर है, आई वुड से, अगर हम परसेंटेज के बारे में लिख लें। ओके। जब भी किसान लोन लेता है उसमें हर बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंश्योरेंस के पैसे काट लिए जाते हैं। ओके। जो प्रोसेस है किसान को इंश्योरेंस में रजिस्ट्रेशन करने का, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उनको पता ही नहीं होता है रजिस्ट्रेशन करना है, पैसे कट रहे हैं, उनको यही नहीं पता है कि सरकार के क्या नियम हैं, उनको यही नहीं पता है कि पे आउट कैसे होना है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और मुझे लगता है कि कई गुना ज़्यादा इस पर काम करना चाहिए। मैंने इनफैक्ट यूट्यूब में एक रिपोर्ट भी हमने शायद डाली हुई है जहाँ पे हमारी टीम डूंगरपुर राजस्थान में जाके उन्होंने सर्वे किया किसानों, जो छोटे किसान हैं उनके, तो उनको पता ही नहीं है कि इंश्योरेंस है क्या है, कैसे है, पैसे कट रहे हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है, स्कीम है, बहुत बड़ी समस्या है। किसान क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। अब किसानों को लोन मिलता है क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में, अच्छी स्कीम है। इनफैक्ट अभी बजट में कुछ उन्होंने इसका भी बजट इंक्रीज किया है, बट ज़मीनी हालात अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं एंड पीपल आर कल्यूडिंग टू मिस यूज़ ऑल दैट। इसमें एक स्कीम यहाँ स्लाइड पे नहीं है, जैसे एक FPO बनाने की स्कीम है प्रधानमंत्री की कि हमने 20,000 FPO बनाने हैं। अच्छी चीज़ है, बनानी चाहिए, बट वहाँ पर भी ग्राउंड पे बहुत कम काम हुआ है। वो मुझे ऐसा लगता है कि चेक बॉक्स हैं, वो टिक कर रहे हैं, बट नंबर दिख जाते हैं कि हो रहा है, बट ज़मीनी हालात जो हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। FPO मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो फार्मर कलेक्टिव कह लें या कोऑपरेटिव कह लें, उसको ये हम FPO FPC बोलते हैं। मोटा मोटी समझ में जो आ रहा है मेरे को ना कि आपके जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत है जी, बिकॉज ये गैप है बिटवीन व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू एंड व्हाट दे नीड। बीच में ऑथेंटिक इकोसिस्टम जो आप लोग जैसे लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट शायद नहीं पहुंच पा रही है लोगों तक बिकॉज ऑफ, आप बिचौलिया बोल लीजिए या अड़िया बोल लीजिए, जो भी है, वेस्टेड पार्टीज बहुत है, माफिया बोल लीजिए, जो भी बोलना है। तो यू आर डूइंग दैट। माफिया अच्छा वर्ड है, बहुत सारे माफियाज हैं। यू आर डूइंग दैट हार्ड वर्क इन आवर कंट्री। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो अब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ टेक्नोलॉजी हम भी यूज़ करते हैं, अब कुछ के नाम हमने यहाँ लिखे हैं कि मैं थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ कि कितना पिछड़ा हुआ है और कहाँ जा सकते हैं। जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, एग्रीकल्चर जो है $multi-billion एसेट है ना। अगर हम, आपकी श्रोता जो है वो फाइनेंशियल मार्केट से आते हैं, तो वो अगर हम एसेट की तरह से देखें कि इसे $multi-billion एनुअल एसेट, अगर मैं उसको मॉनिटर नहीं कर पाता हूँ, मेजर नहीं कर पाता हूँ, किसी भी एसेट को अगर मॉनिटर और मेजर नहीं कर पाएंगे तो वो उसका खराब होने वाला है, एकदम डिप्लीटिंग है ना, लीकेज होगा, डिप्लीट होगा। करेक्ट। अब उसको अगर हम आगे लेके चलते हैं तो एक होता है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। बहुत बेसिक है कि अगर आप ईल्ड नाप पाएँ कि पंजाब में गेहूं का ईल्ड इतना है, तो आप ये मान पाएंगे कि भाई पंजाब में अगर 1,00,000 हेक्टेयर में गेहूं लगा है तो कितना गेहूं आने वाला है, क्योंकि दैट विल डिफाइन कमोडिटी मार्केट का प्राइस। अगर सीधे सीधे बोलूँ तो छोटी छोटी चीज़ें पता लगेंगी कि बोरे कितने लगने हैं, लेबर कितना लगना है, ट्रक कितने लगने हैं, स्टोरेज कितना लगना है, क्योंकि ईल्ड ज़्यादा आएगी तो वहाँ लगना है। आज की भी तारीख में जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है वो हम फीता लेके करते हैं। फीते में ये होता है कि एक लिटरली एक रोप होती है, वो गांव में लेके जाई जाती है, वो नापते हैं ऐसे, फिर वहाँ की कटाई होती है,
काट के उसको सुखाते हैं, सुखा के फिर बोलते हैं कि भाई इस लेट्स से 1 मीटर स्क्वायर में 1 किलो निकला है तो इसकी ईल्ड ये है। ओके। और ये बहुत ही मतलब दिस सिस्टम हैज नॉट इम्प्रूव्ड फॉर 50 ईयर्स। माय गॉड। ऑन टॉप ऑफ इट मैं एक बहुत ही सीनियर एग्रीकल्चर ब्यूरोक्रेट के साथ बैठा हुआ था। हमारे सिस्टम्स में वो भी डेटा हैं ऐसे गांव के जो गांव एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो वो एक्चुअल में काम हुआ होगा 50 साल पहले। वो जो वहाँ का पटवारी है या कुछ है वो अपनी मर्जी से बोल देता है वो काम नहीं हो रहा है, वो पैसे जा रहे हैं कि वो फीता काटने की मशीन होगी, मतलब कोई तो होगा ना, 4 लोग जाएंगे। तो एक्चुअल में ये सब वो अंदाजे से हाँ भी इतना लिख लो, ऐसे हो रहा है काम। तो मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी अलाउज अस टू सॉल्व दैट। अब जैसे हमने बताया कि हम रिमोट सेंसिंग में काम करते थे, पंजाब में कितने हेक्टेयर में धान लग रहा है या वीट लग रहा है, आज की तारीख HFN पंजाब सरकार और भारत सरकार से ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है, मोर एक्यूरेट, मोर टाइमली। Every 15 days we have new data coming which is combination of top down, bottoms up, some AI, जहाँ पे ये बता सकता हूँ कि इस समय कितने स्क्वायर मीटर या कितने लाख हेक्टेयर्स में धान लगा हुआ है और हर 15 दिन में कैसे ग्रो हो रहा है। तो दैट्स ए एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ और एग्जाम्पल हैं कि भाई ये तो हो गया हम कि ये नाप पा रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कि कितना यील्ड है, बट यील्ड को बढ़ाने के लिए हम GMO सीड्स यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन बेटर कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन होता है, अगर ऑडियंस को नहीं पता है तो अगर हम पानी ऐसे बहा दें वर्सेस पाइप लगा देते हैं तो पाइप में जहाँ वो पौधा होता है वहीं एक एक बूंद गिरता है, उसको ड्रिप इरिगेशन इसलिए बोलते हैं। तो उसमें पानी का यूसेज 80-90% कम हो जाता है, ऑब्वियसली कॉस्ट भी कम हो जाता है। और रोबोटिक्स और ऑटोमेशन आ रहा है, जैसे अब हमारे मोबाइल ऐप है, छोटा सा एग्जांपल है जहाँ पे अब अगर चंडीगढ़ ट्राई सिटी की बात करें तो जितना आलू प्याज क्विक कॉमर्स बेच रहा है वो HFN के नेटवर्क से आ रहा है। अच्छा, आज की तारीख में। तो वो हम बैकएंड में कैसे करते हैं, हमारे जो HFN के सारथी हैं जो विलेज में लीडर्स हैं उनके पास मोबाइल ऐप है, वो वीडियो बनाते हैं पोटैटो का, अनियन का, और वहीं ऑन लाइव हम उनको बता देते हैं कि भाई आपका माल 30% A ग्रेड है, 20% B ग्रेड है, आपको इतना जो है आउटपुट आने वाला है या इतना आप कमाई कर सकते हैं। तो छोटा सा इंटरवेंशन एक और है AI का। तो इससे चीज़ें धीमे धीमे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं क्योंकि किसान भी नहीं समझ रहा है आज की तारीख में कि क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है। अगर हम ये बता पाएंगे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कि भाई इस तरह का फसल लगानी चाहिए या इस तरह के फसल का अच्छा माल मिलेगा, क्योंकि अभी क्या है, आप किसान हैं, मैंने आपको बोल दिया भी आपका ट्रक का माल ना 100 रुपये में बिकेगा, ही वुड बी इन्फ्यूरिएटेड। बट मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि 100 रुपये इसलिए मिलेगा क्योंकि भाई आपका ये माल अच्छा है, ये थोड़ा 19 है, ये 18 है, तो इट अलाउज अस टू बिल्ड द ट्रस्ट। तो AI एंड ऑल द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स अलाउज यू टू डू लॉट ऑफ दीज थिंग्स। सुपर। मैंने ना AI का एप्लीकेशन इतना मैं पढ़ रहा हूँ, पर आज मुझे एग्रीकल्चर में AI का एप्लीकेशन का एक बेसिक वो दिखा है कि वाओ दिस इज सो अमेजिंग। हम एक चीज़ और कर रहे हैं AI में। तो अब अगर किसान है उसके पास हमारा मोबाइल ऐप है और वो फोटो खींचता है क्रॉप की, जो क्रॉप जो है ख़राब हो रही है, तो उसकी फ़ोटो जो सिर्फ उसने व्हाट्सएप करना है, विद इन सेकेंड्स पीछे AI चलता है, वो AI बता देता है कि ये जो है आलू की फसल है, इसमें ये कीड़ा लगा है, इस कीड़े का प्रिवेंटिव मेजर ये है, कंट्रोलिंग मेजर ये है, इसमें ये दवाई लगेगी और ये दवाई जो है चुन्नू लाल की दुकान पे है और चुन्नू लाल की दुकान का नंबर ये है। ओह माय गॉड। तो अगेन वो हर जगह नहीं लॉन्च किया है हमने, बट आप समझिए कि हर किसान के पास एक डॉक्टर होता है उसकी जेब में थ्रू HFN के काम से। अमेजिंग। जनरली क्या होता है, वो 2 दिन लगाता है दुकान जाने में कि अब मैं खेत छोड़ूं जाऊं, 2 दिन में फसल खराब हो जाती है। बट हमारे इंटरवेंशन से जो छोटी छोटी इंटरवेंशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी फसल बच सकती है, कई हजारों का फायदा हो सकता है उससे। सही है। अब चुनीलाल जी को इन्फॉर्म भी कर देते होंगे कि वहाँ भेजना है। एग्जैक्टली। क्योंकि अब मेरे को पता है कि ये जो किसान है और ये जो चुन्नू लाल हैं उनको भेज सकते हैं। बहुत ही और वहीं हम कॉमर्स करते हैं, वहीं वी ऑल्सो मेक मनी।
सो अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि देखिए हम तो शेयर बाज़ार वाले हैं, हाँ जी, हमको तो अपॉर्चुनिटी देखना है और इस अपॉर्चुनिटी को कौन सी कंपनी सही रास्ते पे लेके जा रही है उसमें इन्वेस्ट करना है। तो अपॉर्चुनिटी बताइए, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो नेचुरल या ऑर्गेनिक केमिकल फ्री फूड के ऊपर काफ़ी है, स्पेशली कोविड के बाद। प्लस चाइना कोविड रिलेशनशिप में वर्ल्ड वाइड जो है पीपल आर लिटिल बिट स्केयर्ड टू बाई फ्रॉम चाइना। तो इंडिया के पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो वो पूरे संसार को खिला सकता है अगर वो नेचुरल ऑर्गेनिक करके करे, तो दैट्स मेजर है। दूसरा एग्रो टूरिज्म है, क्योंकि सब लोग थके हैं, शहर में भाग रहे हैं। तो अगर हम जैसे आप कह रहे थे, बहुत सारे दोस्त हैं आपके जो खेती करना चाहते हैं या खेती वाले एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, बस वो थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं, 2 बार कुछ टमाटर तोड़ा है ऐसा। तो दैट्स अ टूरिज्म कि आप साल में 3 बार खेत देखने चले गए, दैट्स अ टूरिज्म। तो उसमें काफ़ी बड़ा मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैंने बोला कि जियो पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इंडिया से लेना चाहेगा, क्योंकि चाइना से वो नहीं लेना चाहते। चाइना इज़ अ मेजर एक्सपोर्टर फॉर क्रॉप्स। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, बट उसके लिए हमको हमारी क्रॉप्स बेटर करनी पड़ेंगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का करना पड़ेगा, केमिकल यूज़ कम करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली यूरोप बहुत सारा माल हमारा रिजेक्ट करता है इंडिया का, क्योंकि केमिकल का यूसेज ज़्यादा होता है। बट देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। एंड ऑब्वियसली जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहे हैं, और तो वहाँ पे और बहुत सारे धंधे खुल सकते हैं, है ना। पैकेजिंग कैसे करें, ऑर्गेनिक कैसे बनाएं, प्रोसेसिंग कैसे करें। अभी सुबह एक स्टार्टअप था ISB से रिलेटेड, आई मेंटर देम, तो उन्होंने कुछ एक सन ड्राइंग मशीन बनाई है, कुछ उसमें कुछ अनोखी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की करने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है दोस्तों। स्टार्टअप स्पेस में भी मैं भी कई लोगों को जानता हूँ जो एग्री टेक स्टार्टअप्स है, जो टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और लिस्टेड में भी बस ध्यान रखिएगा कि वो कौन सी कंपनी है जो पिवट कर रही है टुवर्ड्स दिस सेगमेंट, बिकॉज इंडिया सर्विस इकोनॉमी रही है और IT ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये भी IT के अंदर में थे। बट ये चीज़ तो है कि बड़ा यहाँ से भारत को होना है तो खाली सर्विस इकोनॉमी नहीं ग्रो करेगी, इसको भी ग्रो करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ तो ऑब्वियसली China +1 वगैरह काइंड फैक्ट्रियाँ लग रही है, गवर्नमेंट ऑब्वियसली बहुत इंसेंटिव दे रही है। कई ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर गवर्नमेंट 60% 70% सब्सिडीज़ दे रही है ताकि इंडस्ट्री यहाँ बैठ सके। बट एग्रीकल्चर को भी साथ में चलाना पड़ेगा, तब हम बड़े हो पाएंगे। तो आपका जो नेटवर्क है ना, ये इसके बारे में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं कि इसको हम कह रहे हैं नेटवर्क, बट ये है क्या? नेटवर्क तो है, बट इज इट अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, और इसमें बिजनेस कैसे होता है? बिकॉज आपने कहा ना कि इट हैज टू बी सेल्फ सफिशिएंट, प्रॉफिटेबल। तो ये स्ट्रक्चर पे बिजनेस कैसे बिल्ड हो रहा है? तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैंने कई बार यूज़ किया कि छोटे किसान है, लघु किसान है। तो लघु किसान मतलब उनके पास कम जमीन है। UN WHO ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर 2 हेक्टेयर से कम किसी के पास है तो उसको स्मॉल होल्डर फार्मर बोलते हैं। तो क्योंकि अगर आपका किसान, आपके पास जो खेत है अगर वो छोटा है, तो आपके पास जब आप खरीदने जाते हैं तो खरीदते तो आप चीज़ रिटेल में है, और लेकिन जब बेचने जाते हैं तो आप होलसेल में बेचते हैं। अगर आप उसको ध्यान से समझें तो आपको दोनों तरफ नुकसान हो रहा होता है। तो एक मैं लाइन बोलता हूँ कि छोटे किसान इतना छोटा है कि उसकी आवाज़ जो है मार्केट तक नहीं पहुँचती है। अब उसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व ऐसे करेंगे कि अब मैं उसकी ज़मीन तो बढ़ा नहीं सकता हूँ, क्योंकि दैट्स व्हाट वी आर, है ना। आपके परदादा के पास थी 100 एकड़, उन्होंने फिर हिस्से में बांटे, फिर हिस्से में बांटे, करते करते छोटी हो गई, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट अगर मैं 100, 50, 200, 500 किसानों का एक ग्रुप बना दूं, तो वो किसान जो है एक बड़े किसान की तरह बिहेव कर सकता है। तो फार्मर्स कैन कोऑपरेट एंड पॉसिबली वर्क एज ए कॉर्पोरेट। ठीक है, दोबारा से सुनिए इसको। अगर मेरे पास 2-2 एकड़ वाले 500 किसान हैं तो 1000 एकड़ हो गया। तो एक 1000 एकड़ को किसान को अब हमको विजुलाइज करना चाहिए, यार ये तो बड़ा किसान है, वो तो कितने सारे बोरे एक साथ खरीद सकता है। जब एक साथ बोरे खरीदेगा तो वो डिस्काउंट मिलेगा,
एक साथ अगर 1000 एकड़ की ज़मीन का आउटपुट वो मार्केट में लेके जाएगा तो मार्केट का राजा होगा, ऑल दैट थिंग। तो हमारी कोशिश 3 कोशिशें हैं जो हम HFN में कर रहे हैं। पहला, जब हम गांव में जाते हैं तो गांव में उनको एक साथ काम करवाने की कोशिश है। वो कोशिश नंबर 1 कि आप मिलके एक फार्मर कलेक्टिव बनाएं। वो कलेक्टिव जो है वो फॉर्मल लीगल स्ट्रक्चर होके FPC FPO हो सकता है, या ये एक अनस्ट्रक्चर्ड इनफॉर्मल कलेक्टिव हो सकता है। दूसरा, जब वो साथ जुड़ते हैं तो हम उनको ये एक्सप्लेन, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है इसमें, हम उनको ये बताते हैं कि जब अगर साथ में खड़े हैं, साथ में काम करते हैं तो अपॉर्चुनिटी क्या है। एंड थर्ड, हम उनको ये बताते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी को कॉमर्स में कैसे कैलकुलेट करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब मान लीजिए आप खड़े हैं संगरूर पंजाब में और आपने हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड किया। आप किसान हैं, किसान के घर से आते हैं, गांव में रहते हैं, यंग हैं, तो वो हमारे लिए एक HFN सारथी बन सकता है। वो जब मोबाइल ऐप डाउनलोड करता है, बेस्ड ऑन GPS, बेस्ड ऑन AI, बेस्ड ऑन क्रॉप की कैलेंडर्स, हम इंस्टेंटली उनको बता पाते हैं कि भाई संगरूर में ना धान होता है, मस्टर्ड होता है और वीट होता है और सब्जियां होती हैं, और अगर आप 100 किसानों का एक ग्रुप बना लें तो इस साल आप 25 लाख रुपए का धंधा कर सकते हैं। तो जब वो एक यंग सारथी गांव में, जिसके पास शहर में कोई काम नहीं है और गांव में भी कोई काम नहीं है, वो ऐप डाउनलोड करता है, तो हम उसको बताते हैं कि यार देखो, अगर आप साथ मिलके काम करेंगे तो धंधा कितना हो सकता है। तो वी हैव दिस कैपिटलिस्टिक व्यू, और फिर हम बताते हैं कि 25 लाख का बिजनेस करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। तो हम बताते हैं कि भाई आपको पहले 100 किसान नेटवर्क में जोड़ने हैं। फिर हम ये भी बताते हैं कि आज हम जो हैं फरवरी में हैं और इस समय जो है धान लग चुका है, और क्योंकि धान 3rd वीक का है तो इसमें ये बीमारियां आने वाली हैं, तो आपको ना 400 बोरे का ये इंसेक्टिसाइड लगेगा। तो उसको हम बड़ा एक गोल दिखा के माइक्रो टास्क में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस टास्क को करने के लिए हम उनको इंसेंटिव देते हैं। वो इंसेंटिव जो है वो मॉनेटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। तो it becomes a really easy for them to start doing agri business with us। तो वो धीमे धीमे क्या करते हैं, वो 400-500 किसानों का नेटवर्क बनाते हैं, और वहाँ का वो एक तरीके से एंटरप्रेन्योर बन गया गांव देहात का, जो सभी किसानों, खेती किसानी से रिलेटेड, जो बीज से लेके बाजार तक की उनकी ज़रूरतें हैं किसानों की, वो ये सारथी सॉल्व करता है। हम सिर्फ ये करते हैं, और सब कुछ फ्री है। ऑब्वियसली अगर उसने बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, तो वो हमसे खरीद सकता है, ऑप्शनल है। वो चाहे तो पास की दुकान से भी खरीद सकता है। वो HFN से इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हम उनको गारंटी करते हैं कि वो माल जो है नकली नहीं है, समय पे मिलेगा, अच्छा मिलेगा। सिमिलरली हम उनकी उपज भी खरीद लेते हैं। अब अगर उसने 500 किसान जोड़े तो मुझे हर किसान ना डेटा देता है। वो बोलेगा मैंने 2 एकड़ में भिंडी लगाई है, ये बोलेगा मैंने बैगन लगाया है। वो सारा डेटा हम एनालिसिस लाइव करते रहते हैं। तो किसी भी गांव में मुझे हर समय ये मालूम होता है कि कौन सी फसल उग रही है और कब आने वाली है। अरे वाह, ठीक है। तो मेरी जो सेल्स टीम है वो एक सेल्स चार्ट बनाती है, और आज की तारीख में जो फसलें हैं हम रिलायंस को भी बेचते हैं, अडानी को भी बेचते हैं, फ्लिपकार्ट, उड़ान, जितनी मेजर क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं वो सारी हमसे लेती हैं। तो बैकएंड में हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि हम इस सिस्टम को यूज करके 7 लाख जो गांव हैं उसका सप्लाई चेन सॉर्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली किसान वही लगाएगा जो हम देख रहे हैं कि बाजार में हम वो बेच सकते हैं। दैट इज द डायरेक्शन वी आर टेकिंग दिस। वाओ, दिस इज सच एन अमेजिंग, व्हाट एन इकोसिस्टम। और आपका जो पैशन है, आपके बारे में जितना मैं जान गया हूँ अभी तक, 100% आप इसमें तरक्की तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा रुचिर भाई, बिफोर वी एंड दिस वन, मुझे पता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं जी। तो थोड़ा मैं उन सपनों को नंबर्स देना चाहता हूँ जी। हाँ, वाइल्ड। हाँ ठीक है, क्योंकि शाहरुख खान आए थे तो स्वदेश बनाई थी उन्होंने, तो उन पे मूवी बनी ना। अब आप पे भी तो मूवी बननी चाहिए ना। बनेगी। तो एकदम बड़ा क्या है सपना? बड़ा सपना मतलब नंबर्स में कुछ भी, मतलब मैं चाहता हूं कि जो हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो भारत का
एक एक किसान उस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो, इसलिए नहीं कि HFN को पैसे बनेंगे, बट इसलिए कि वो किसान के लिए अच्छा होगा, इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं मोस्टली वो फ्री है। मेरे पास जो किसान आते हैं मैं बोलता हूँ आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ आप भी कर सकते हैं। आप क्यों पुणे में बैठ के 2 लाख रुपए की सैलरी वाली काम कर रहे हो? आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है, जाओ उसको हल जोतो थोड़ा सा करो और बाकी किसानों के साथ जोड़ो। तो एक तो सपना ये है कि भाई 12 करोड़ जो किसान हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, ताकि वो वही उगाएं जो मार्केट में ज़रूरत है और उनको सही समय पे सूचना मिल जाए और प्रोडक्ट भी मिल जाए ताकि वो अच्छे से बना सके। हमारा जो स्लोगन है वो है कि कोई किसान ना पीछे छूटे, लीव नो फार्मर बिहाइंड। तो मेरा मिशन यही है कि कोई भी किसान पीछे नहीं छूटना चाहिए, और HFN के काम की वजह से वो जो मार्केट है वो मार्केट के साथ जुड़ जाए, मार्केट के साथ साथ चलें, वो पीछे छूट गए। सही है, तो कोई किसान पीछे ना छूटे, है ना जी। ये भाई का ये सपना है और हम सब भी इस सपने से जुड़ जाते हैं। कुछ नहीं करना आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये वीडियो जो है ना इसको फैलाना है। अगर रुचिर भाई के बारे में जितना हम बात कर लेंगे, जितने लोगों को बताएंगे कि अच्छा काम कर रहे हैं, उतना ही इनके लिए उस फार्मर तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। और बहुत सारे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है हर स्टेज पे, क्योंकि बड़ा सोचना बड़ा टफ काम है। हर स्टेज पे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो जितना वीडियो लोगों तक पहुंचाएंगे उतना ये वो राइट रिसोर्सेज के सोर्सेज तक पहुंच पाएंगे। समझ रहे ना रुचिर भाई? थैंक यू सो मच, मज़ा आया आपके साथ रिकॉर्ड करके और आपके बारे में जानने के, तो ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता है। थैंक यू, थैंक्स। तो दोस्तों ये था वीडियो, एक छोटा नहीं था एक्चुअली, लंबा ही था, बट आई थिंक आप लास्ट तक रुके हैं तो शाबाशी दीजिए कि यू रियली केयर फॉर भारत और आप इंस्पायर्ड होना चाहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप लिखिए मेरे भारत की जान किसान, है ना, ये लिखिए कमेंट में, एंड लेट्स ट्राई टू स्प्रेड दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर यू हैव लव्ड द वीडियो। यू डू फॉलो रुचिर भाई। आई एम गोइंग टू शेयर इस वीडियो के नीचे में लिंक्स, ताकि आप इनको फॉलो कर सकते हैं और कनेक्ट करिए। कहीं भी किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इनकी जर्नी में, तो कंट्रीब्यूट करिए। नॉट नेसेसरी मॉनेटरी, बट एटलीस्ट इमोशनल कंट्रीब्यूशन दे ही सकते हैं बाय प्रेजिंग हिम फॉर व्हाट ही इज डूइंग। ऑलराइट, थैंक यू, बाय, जय हिंद।